हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम 12th क्लास इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर मुद्रा एवं बैंकिंग में साख नियंत्रण पढ़ने वाले हैं। तो भारत में जो होती है वह सभी जमाएं व्यापारिक बैंकों के द्वारा किया जाता है, परंतु जो इसका नियंत्रण होता है वह भारत का केंद्रीय बैंक जो RBI है उसके द्वारा किया जाता है। तो जो RBI है वह साख नियंत्रण दो प्रमुख तरीकों से करता है, जो कि इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, परिणात्मक साख नियंत्रण। तो परिणात्मक साख नियंत्रण में पहला है बैंक दर में परिवर्तन, यानी कि जो RBI होती है वह बैंक दर में परिवर्तन करके साख का नियंत्रण करती है। तो बैंक दर वह दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों पर ऋण सुविधाएं प्रदान करती है। सामान्यतः जब देश में मुद्रा प्रसार की स्थिति होती है, यानी कि मुद्रा अधिक हो जाती है, तो बैंक दर में वृद्धि की जाती है, तथा जब मुद्रा संकुचन की स्थिति आती है, यानी कि मुद्रा में कमी, तो बैंक दर में कमी कर दी जाती है। और अभी वर्तमान में जो बैंक दर है वह 4% है। दूसरा है खुले बाजार की क्रियाएं। तो इससे आशय केंद्रीय बैंक द्वारा बाजार में प्रतिभूतियों, ऋण पत्रों तथा बिलों के क्रय विक्रय से है, और जो RBI द्वारा इन सभी को बेचने से बाजार में मुद्रा की मात्रा कमी हो जाती है, जिससे साख का नियंत्रण हो जाता है। तीसरा है नकद कोषों के अनुपात में परिवर्तन, यानी कि CRR में परिवर्तन। तो CRR वह अनुपात होता है जो व्यापारिक बैंक अपने कुल जमा राशि का जितना अनुपात जो है वह RBI के पास रखते हैं, उसे ही CRR कहा जाता है। और RBI के अधिनियम के अनुसार अनुसूचित बैंकों के लिए अपने कुल जमा रकम का 3% रिजर्व बैंक में जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है, और इस राशि को 15% तक बढ़ाने का अधिकार RBI को दे दिया गया है। और जो वर्तमान में भी है CRR वह है 3%। चौथा D है वैधानिक तरलता अनुपात, जिसे कि SLR कहा जाता है। तो यह क्या होता है? तो वह अनुपात जो व्यापारिक बैंक अपने कुल जमा राशि का जितना अनुपात स्वयं के पास रखता है उसे SLR कहते हैं, और यह तरल कोषों के रूप में तथा शेष स्वर्ण और अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में रखना अनिवार्य होता है। और जो वर्तमान में SLR है वह है 18%। अगला टॉपिक है बैंक दर, यानी कि बैंक दर में भी परिवर्तन करके RBI साख नियंत्रण करता है। तो बैंक दर क्या है? तो जिस दर पर बैंक का जो है वह व्यापारिक बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देते हैं उसे ही बैंक दर कहा जाता है। यानी कि जो केंद्रीय बैंक होता है वह जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक को ऋण देता है उसे ही बैंक दर कहा जाता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, यह केंद्रीय बैंक है, यह व्यावसायिक बैंक यानी कि वाणिज्यिक बैंक या फिर कॉमर्शियल बैंक है। तो यहाँ देख सकते हैं केंद्रीय बैंक जो है वह ऋण दे रहा है किन्हें? व्यापारिक बैंकों को, यानी कि व्यावसायिक बैंक को। तो व्यावसायिक बैंक उसे देगा, उसके बदले में देगा उसे परसेंटेज देगा, जिसे कि आप कह सकते हैं उसे कुछ पैसा देगा लेने के बदले जिस दर पर दिया है ऋण, तो उसे कहा जाता है रेपो दर। यानी कि जो केंद्रीय बैंक है वह व्यावसायिक बैंक को ऋण देता है, तो ऋण के बदले में वह लेगा वापस पैसा, तो उसे कहा जाता है रेपो दर। और इसी तरह अगर बात करें यहाँ व्यावसायिक बैंक जो है वह ऋण देती है, कभी कभी केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों से भी ऋण लेती है। तो वह देगी जिस दर पर ऋण दे रही है केंद्रीय बैंक को, तो कौन से दर पर दे रही है? तो उस दर को कहा जाएगा रिवर्स रेपो दर, यानी कि कितने दर पर दे रही है। तो मान सकते हैं अगर यहाँ पे जो केंद्रीय बैंक है वह वाणिज्यिक बैंक को कितना 2% पर दे दी समझ लीजिए, तो यहाँ पे जो 2% होगा वह होगा रेपो दर। और अगर व्यावसायिक बैंक ऋण दिए तो व्यावसायिक बैंक से RBI वह कम रेट पर लेगी, मान लीजिए 1% पर ली है, तो जो यहाँ पे कहलाएगा वह कहलाएगा रिवर्स रेपो दर 1% है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं रेपो दर क्या है? तो वह ब्याज दर जिस पर केंद्रीय बैंक वैधानिक तरलता अनुपात की प्रतिभूतियों के अतिरिक्त शेष प्रतिभूति का पर पुनः क्रय प्रस्ताव के बदले व्यावसायिक बैंकों को अल्पकाल के लिए ऋण प्रदान करती है, उसे ही रेपो दर कहा जाता है। रिवर्स रेपो दर की बात करें तो वह दर जिस पर व्यावसायिक बैंक जो है वह केंद्रीय बैंक के पास अपना अतिरिक्त फंड जमा करके
केंद्रीय बैंक से सरकारी प्रतिभूतियों के विक्रय प्रस्ताव के तहत प्रतिभूति क्रय करते हैं, उसे रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। आरबीआई जो साख नियंत्रण करती है वह पहला नियंत्रण करने का तरीका था परिणामात्मक साख नियंत्रण, दूसरा है गुणात्मक साख नियंत्रण। तो गुणात्मक साख नियंत्रण में ए है साख की राशनिंग। तो साख का गुणात्मक नियंत्रण करने का यह एक महत्वपूर्ण तरीका होता है राशनिंग करना, और यह निश्चित कर देता है कि बैंकों को कितनी साथ तक दी जाएगी, और इस प्रकार के प्रतिबंध के कारण बैंकों की साख जो होती है वह निर्माण की शक्ति सीमित हो जाती है। दूसरा इसमें नैतिक प्रभाव। तो नैतिक प्रभाव में देखो तो सामान्यतः व्यापारिक बैंक जो है वह आरबीआई की सलाह तथा उसकी अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके सलाह ना मानने पर उन्हें हानि की सामना करना पड़ सकता है। इसके अंतर्गत रिजर्व बैंक जो वह नैतिक प्रभाव के साथ साथ प्रचार का प्रभाव पूर्ण उपयोग कर सकता है। तीसरा है प्रत्यक्ष कार्यवाही। तो जो आरबीआई को यह अधिकार प्राप्त होता है कि यदि कोई बैंक उसके आदेशों का पालन ना करे अथवा उनकी नीतियों के विरुद्ध काम करे तो वह आरबीआई उसका लाइसेंस रद्द कर सकता है या उसे किसी दूसरे प्रकार से दंडित कर सकता है। चौथा है प्राधिकरण की योजना। तो 1965 ईस्वी में प्रारंभ इस योजना के अंतर्गत 1 नवंबर 1975 ईस्वी से यह व्यवस्था की गई कि किसी एक व्यक्ति या संस्था को 2 करोड़ या उससे अधिक राशि देने के पूर्व सभी बैंकों को आरबीआई से अनुमति प्राप्त करनी होगी, यानी कि ऋण देने से पहले। अब हम लोग साख नियंत्रण की जो विधियाँ उसमें थोड़ा देख लेते हैं कुछ। तो यहाँ पे पहला कॉलम मात्रात्मक या फिर परिणामात्मक विधि, दूसरा गुणात्मक या फिर चयनात्मक विधि। तो जो मात्रात्मक विधि है उसमें पहला बैंक दर से नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन गुणात्मक में जो है वह है साख की राशनिंग। मात्रात्मक में दूसरा नकद आरक्षित अनुपात में परिवर्तन करके, तीसरा खुले बाजार की क्रियाएं करके, चौथा तरल कोष अनुपात में परिवर्तन करके, फिर रेपो दर में परिवर्तन करके, रिवर्स रेपो दर में परिवर्तन, और फिर वैधानिक तरलता अनुपात में परिवर्तन करके। जबकि जो गुणात्मक या फिर चयनात्मक विधि है उससे कैसे नियंत्रण होगा, तो साख में राशनिंग करके, नैतिक प्रभाव देकर, प्रत्यक्ष कार्रवाई करके और प्राधिकरण की योजना करके। तो इस तरह साख नियंत्रण की विधियाँ समाप्त हो। अगला टॉपिक हमारा है खुले बाजार की क्रियाएं, यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। तो देश के केंद्रीय बैंक जो होता है वह रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार की प्रतिभूतियों यानी कि सिक्योरिटीज के खरीदने अथवा बेचने से संबंधित क्रिया को खुले बाजार की क्रिया कहते हैं। जब रिजर्व बैंक जो होती है वह बाजार में प्रतिभूतियों को बेचना प्रारंभ करता है तो वाणिज्यिक बैंकों के नकदी कोष में कमी आ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप बैंकों की साख निर्माण क्षमता घट जाती है और इस प्रकार प्रतिभूतियों की बिक्री साख की उपलब्धता को कम कर देती है। अगला टॉपिक हमारा है मुद्रा निर्माण की प्रक्रिया। जो बैंकों द्वारा मुद्रा का निर्माण किया जाता है वह किस तरीके से। तो देख सकते हैं यहाँ कि माना अर्थव्यवस्था में कुल प्राथमिक जमाएं जो है वह 10,000 है तथा वैधानिक कोष अनुपात जिसे कि LRR कहा जाता है वह 10% रखा गया है, और प्राथमिक जमाएं हैं वह लोगों की मांग जमाएं हैं। प्राथमिक जमाएं लोगों की मांग जमाएं हैं, इसलिए ये जमाएं बैंकों के लिए उत्तरदायी होती हैं और सभी जमाकर्ता अपनी जमाओं को एक ही समय पर तो नहीं निकालवाते हैं। इसीलिए बैंक जो अपनी जो जमाओं होती हैं उसका कुछ भाग ही अपने पास आरक्षित रखती हैं और शेष लोगों को उधार दे देती है ऋण पर, तथा उधार दी गई राशि पुनः बैंकों के पास जमा कर दी जाती है। और फिर जो बैंक है उसके द्वारा प्राथमिक जमा 10,000 से रिजर्व के रूप में 10,000 गुने 10% हो जाता है, बढ़ जाता है। तो और फिर 1,000 रुपये बढ़ जाता है तो फिर 9,000 रुपये उधार दे देते हैं और 1,000 वह रख लेते हैं अपने पास। इस तरह होता है। फिर आगे देखते हैं यहाँ पे फिर आगे यहाँ पे जो हमारा है यहाँ जो हमारा है वह 9,000 रुपये था। तो अर्थव्यवस्था में यह प्रारंभ होने के पश्चात भी बैंक वापस जमा हो जाते हैं सभी बैंकों के पास, और फिर वाणिज्यिक बैंकों की कुल जो होती है जमाएं वह 9,000 का 10%, यानी कि जो 900 रुपये होता है वह रिजर्व के रूप में रखकर 8100 जो रुपये होता है
वह उधार दे देते हैं और फिर 8100 रुपये अर्थव्यवस्था में फैलने के बाद सभी बैंकों के पास वापस जमा कर दिए जाते हैं और वह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यहाँ आगे देख सकते हैं कुल मुद्रा निर्माण का फॉर्मूला होता है प्राथमिक जमाएं इंटू साख गुणांक। तो प्राथमिक जमाएं हमारा था 10,000 इंटू साख गुणांक यानी कि 1/LRR होता है। साख गुणांक इज इक्वल टू होता है 1/LRR। तो जो LRR था वह 10% था, तो 1/10 हो गया। इस द्वारा हमारा यह निकल कर आ गया 1 लाख। तो यहाँ इतना हमारा साख का निर्माण हो गया।